हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, जिसमें पार्ट वन, जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पार्ट वन था, उसमें यूकैरियोट्स के अंदर किस तरीके से रेगुलेशन किया जाता है या रेगुलेट होता है जीन एक्सप्रेशन को, किस तरीके से किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन मतलब ओपेरॉन मॉडल को समझा था, लैक ओपेरॉन मॉडल, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन मॉडल। ठीक है, इस तरीके से हमने वहां पर कंप्लीट कर लिया था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पार्ट वन में प्रोकैरियोट्स के अंदर। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स के अंतर्गत रहेगा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो ये काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। यूकैरियोट्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो डेफिनेटली इनके अंदर जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन को मतलब जीन एक्सप्रेशन क्या है, जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब जीन एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा, इसको कंट्रोल करना रेगुलेशन कहलाता है, बराबर। तो यूकैरियोट्स में जो जीन का एक्सप्रेशन है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से कंट्रोल हो सकता है, कहां कहां पर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। राइट, तो सभी लोग बच्चों हेडिंग डाल दीजिए, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। इसमें थ्योरी पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि भाई थ्योरी। अब देखिए, समझाने को मैं भी यहाँ पर एक पॉइंट में एक आपको अच्छे से ग्राफ भाई समझा सकता हूँ, जो समझाने के लिए बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर भी हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स यहाँ पर बना करके डाल रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर मेन मकसद है समझाना प्लस आपको वो कंटेंट देना जिससे आप अपने एग्जाम में लिख पाए। भाई समझ तो आप लेंगे, लेकिन लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या थ्योरी होनी चाहिए, क्या किस तरीके का लैंग्वेज होना चाहिए लिखने के लिए, वो तरीका आपको एसआर बीएससी क्लासेस समझा रहा है। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स में सबसे पहला पॉइंट अपन लोगों को देखना है कि यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट लेवल पर हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर होता है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल कहने का मतलब क्या हुआ, आप सभी जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स को अगर हम लोग कंपेयर करें यूकैरियोट सेल से, तो प्रोकैरियोट्स में सबसे पहला आप देखेंगे कि वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई नहीं जा रही है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। और साइटोप्लाज्म में ही डायरेक्टली क्या होगा है, वहां पर ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन हो जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, यहां पर जो डीएनए है या जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, दैट मींस न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने के कारण सबसे बड़ा मेन फैक्टर ये हो गया कि साइटोप्लाज्म से ये डिफरेंट हो गया, साइटोप्लाज्म से सेपरेट हो गया, अलग हो गया। तो इसको हम न्यूक्लियस के अंदर भी क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होना है कि नहीं होना है। यही नहीं, अभी और सुनिए, ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ डीएनए से एमआरएनए तक ही सीमित नहीं है। एमआरएनए पर आपको पता है कि यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में जो एमआरएनए बनता था वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता था, मतलब वहां पर जीन लगातार पाए जा रहे हैं और वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सॉन इंट्रॉन पाया जाता हो, है ना। यहां पर स्प्लाइसिंग जीन पाया जाता है, मतलब स्प्लिट जीन आप देखेंगे। स्प्लिट जीन कहने का मतलब क्या होता है कि एक मान लो ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, यहां पर मान लो प्रमोटर पाया जा रहा है और यहां पर कोई जीन पाया जा रहा है, फिर प्रमोटर होगा, फिर जीन होगा, फिर प्रमोटर होगा, फिर जीन होगा। यानी एक जीन को रेगुलेट करने के लिए एक प्रमोटर की रिक्वायरमेंट होती है। और जहां पर प्रमोटर होगा वहीं पर आपको पता है आकर के कौन जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये रेगुलेट करेगा, रेगुलेट करके ऑपरेटर जीन से क्या करता है, चल भाई काम करा, एमआरएनए बनाएगा। तो यहां पर जो एमआरएनए बनते हैं वो फ्रेगमेंट फॉर्म में बनते हैं और इनके बीच में क्या होता है, इस तरीके से एक्सॉन जुड़े होते हैं, इंट्रॉन जुड़े होते हैं, सॉरी। यहां पर क्या होता है, इंट्रॉन, और ये एक्सॉन। एक्सॉन में क्या होता है, एक्सप्रेस करने के लिए जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन पाए जाते हैं। और फिर क्या होगा, इसका आरएनए स्प्लाइसिंग होगा। आरएनए स्प्लाइसिंग होगा तो उसमें क्या होगा कि जो एक्सॉन होंगे उनको निकाल दिया जाएगा, इंट्रॉन 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 होंगे उनको निकाल दिया जाएगा, एक्सॉन एक्सॉन को जोड़ दिया जाएगा, है ना। तो यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। यानी कि एमआरएनए बन गया, कोई बात नहीं, एमआरएनए बनने दो, एमआरएनए बनने के बाद में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो आरएनए स्प्लाइसिंग भी हो गया, कोई बात नहीं, हो जाने दो। हम क्या करेंगे, जब एमआरएनए से ट्रांसक्रिप्शन से, मतलब एमआरएनए से ट्रांसलेशन होने को होगा तो हम उस ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोक सकते हैं। चल कोई बात नहीं, ट्रांसलेशन भी हो गया, हो जाने दो, लेकिन हम ट्रांसलेशन के बाद में जो इमेच्योर प्रोटीन होगी ना उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैच्योर फॉर्म में नहीं आने देंगे।
तो डिफरेंट लेवल पर अबाउट 5 स्टेप्स में हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ट्रांसक्रिप्शन को और ट्रांसलेशन को, बोले तो जीन रेगुलेशन को हम क्या कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो थ्योरी क्या है उसको समझते हुए चलते हैं, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा मेरा भाई। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो प्रत्येक यूकैरियोटिक जीन्स को इंडिपेंडेंटली फॉर्म से रेगुलेट करने की आवश्यकता होती है। यानी कि हर एक जो यूकैरियोटिक जीन है, अभी देखो मैंने बताया ना, हर एक जीन को इंडिपेंडेंटली फॉर्म में रेगुलेट करना पड़ेगा। यानी कि हर एक जीन को रेगुलेट करने के लिए उसके पास में रेगुलेटर प्रोटीन और प्रोमोटर पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वे ऑपरॉन में अरेंज नहीं होते। जैसे प्रोकैरियोटिक जीन्स की हम बात करें, प्रोकैरियोटिक डीएनए की हम बात करें, तो उसमें ऑपरॉन मॉडल प्रेजेंट है, ट्रैप ऑपरॉन, लैक्टोज ऑपरॉन, लैक ऑपरॉन, है ना, इस तरीके से ट्रिप्टोफैन और वहां पर लैक्टोज ऑपरॉन दोनों पड़े हुए हैं। आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसको भी समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, लिखा हुआ है यूकैरियोट्स में जीन का नंबर प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में अधिक होता है। ठीक है, जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर जो जीन का नंबर होता है वो प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। आपको पता है कि प्रोकैरियोट के जीन की हम बात करें तो आपको मालूम है क्या होता है, वहां पर प्रमोटर होता है, रेगुलेटर होता है, ऑपरेटर होता है, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चरल जीन होता है। अगर हम लैक ओपरॉन मॉडल की बात कर रहे हैं तो लैक ओपरॉन मॉडल में 3 प्रकार के जीन वहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर टैप ओपरॉन की बात करें, है ना, ट्रैप मॉडल की बात करें, ट्रिप्टोफैन की बात करें, तो वहां पर 5 प्रकार के जीन पाए जा रहे हैं। मैंने दोनों पढ़ाए हैं, नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखें, आपको प्रीवियस लेक्चर आपकी 3rd यूनिट में मिल जाएगा। मैंने डिटेल में पढ़ा दिया, यूनिट कंप्लीट हो गई है। उसी यूनिट में ये भी है, लेकिन मैं इसको 4th यूनिट में अपने आप ही भेजे दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यूकैरियोट्स को पढ़ाना हो, मुझे यूकैरियोट्स में 4th यूनिट में ट्रांसलेशन का ही पढ़ाना है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल और ट्रांसलेशन लेवल दोनों डाल दूंगा मैं वहीं यहीं पर। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सर 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई, वो वहां पर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट प्रोकैरियोट जो था हो गया। अब यूकैरियोट के बारे में देख रहा है तो 4th यूनिट में देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन को 5 स्तरों पर 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। अब ये 5 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को ही अच्छे से समझना और यही आपके शॉर्ट नोट और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। जैसे एपिजेनेटिक कंट्रोल, यानी कि एपिजेनेटिक कंट्रोल लेवल पर, यानी कि जब हम डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन बन रहा होगा या डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन ही ना होने दें, हम डीएनए को ही इतना ज्यादा टाइटली हेल्ड कर दें कि वहां पर, या क्रोमोसोम्स को हम इतना ज्यादा टाइटली हेल्ड कर दें कि वहां पर ट्रांसक्रिप्शन होने का मतलब ही ना बने। जैसे एक रूम में 10 सीट पड़ी हुई हैं, हम 10 सीट फुल कर दें, उसके बाद अगर हम एडमिशन ओपन करेंगे तो क्या एडमिशन होगा? भाई हमारे पास में बिठाने के लिए सिर्फ 10 ही बच्चे तो हैं, हम 10 बच्चों को फुलफिल कर लिए हैं। अब जब 10 बच्चे फुलफिल हो गए हैं तो क्या 11th बच्चा हम बिठा पाएंगे? हाँ वो अलग बात है, जुगाड़ लगा लेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर समझने का मैटर क्या है कि जब कोई एक बच्चा कम होगा तभी हम 11वें बच्चे को एंट्री दे पाएंगे। तो एपिजेनेटिक कंट्रोल में क्या होगा कि हम क्रोमोसोम लेवल पर ही या उसको हम हिस्टोन प्रोटीन लेवल पर ही क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेते, टाइटली हेल्ड कर लेते हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल यहां पर आप देखेंगे स्पेशली, मैं बताऊंगा एपिजेनेटिक कंट्रोल। फिर उसके बाद में हमारा ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल, ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, दैट मींस जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल करने का मतलब क्या हो रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन जब हो रहा होगा तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, अपने जीन को कंट्रोल कर सकते हैं। या मान लो ट्रांसक्रिप्शन हो भी गया तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो एमआरएनए बनता है हम उसको भी हेल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर फोर्थ हमारा यहां पर है ट्रांसलेशन कंट्रोल, यानी मान लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन भी कंप्लीट हो गया तो हम ट्रांसलेशन नहीं होने देंगे। बोले तो हम ट्रांसलेशन में दैट मींस एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनने दे सकते, मतलब हम नहीं, हमारा बॉडी जब नीड, देखो बॉडी प्रोटीन कब बनाएगा, जब उसको रिक्वायरमेंट होगी, जब उसको नीड होगी। बॉडी को नीड है तब प्रोटीन बनेगी, नीड नहीं है प्रोटीन नहीं बनेगी, सीधी बात है। अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो प्रोटीन बनेगी, रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेगी, सीधी बात खत्म। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ट्रांसलेशन लेवल पर कंट्रोल नहीं होगा, अगर नहीं होगी तो हम कंट्रोल कर लेंगे, हमारा बॉडी कंट्रोल कर लेगा उसको। अगर मान लो ट्रांसलेशन हो भी जाता है तो पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल, मतलब एमआरएनए से प्रोटीन भी बन गया, सपोज दैट मान लो प्रोटीन बन गया तो हम प्रोटीन को यूज ही नहीं होने देंगे, उस प्रोटीन को मैच्योर ही नहीं होने देंगे, पोस्ट ट्रांसलेशन कंट्रोल कर देंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस बेटा, यहां पर ये जो पूरा प्रोसेस है एक प्रकार का सेंट्रल डोगमा में ही
कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है ना क्या कि डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से क्या बनना, प्रोटीन बनना, ये तो सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। इस सेंट्रल डोग्मा में हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जीन रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो देखो यहां पर मैंने बताया हुआ अभी कि डीएनए पर ही हम एपिजेनेटिक कंट्रोल कर सकते हैं, डीएनए को ही बंद कर सकते हैं। भाई आपको यहां पर ट्रांसक्रिप्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज ये ट्रांसक्रिप्शन हो भी जाता है तो सेकंड स्टेप में हम ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने देंगे। मान लो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, एमआरएनए भी बन गया, तो हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल करने के एमआरएनए को रोक लेंगे, उसको मैच्योर नहीं होने देंगे। मान लो एमआरएनए से ट्रांसलेशन भी हो गया, लेट सपोज ट्रांसलेशन कंट्रोल हम कर लेंगे, एमआरएनए से ट्रांसलेशन प्रोसेस को हम रोक लेंगे। अगर मान लो प्रोटीन बन भी गया तो हम पोस्ट ट्रांसलेशन कंट्रोल भी कर लेंगे, प्रोटीन को मैच्योर ही नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये जो यहां पर फिगर बना हुआ है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स कैन अकर्स एट 5 डिफरेंट लेवल्स। यहां पर आपको दिखाया गया है कि 5 डिफरेंट लेवल पर हम रेगुलेट कर सकते हैं जीन को। ठीक है, हियर द सेंट्रल डोग्मा इज डायग्राम्ड विद एरोज showing where each type of eukaryotic regulation of gene expression interrupts। ठीक है, तो यहां पर हम सेंट्रल डोग्मा में दिखाया गया। अब हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं यहीं पे छोड़ दिया, हर एक पॉइंट को हम डायग्रामेटिक ढंग से और थ्योरेटिकल ढंग से समझेंगे। तो सबसे पहला हम यहां पर आज इस क्लास में लेते हैं एपिजेनेटिक कंट्रोल। अब एपिजेनेटिक कंट्रोल क्या है समझिए। एपिजेनेटिक कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, जीन एक्सप्रेशन के कंट्रोल का पहला लेवल एपिजेनेटिक कंट्रोल होता है। जीन एक्सप्रेशन के कंट्रोल का पहला लेवल क्या होता है बेटा, एपिजेनेटिक कंट्रोल होता है। दूसरा, एपिजेनेटिक बायोलॉजी का एक नया लेकिन बढ़ता हुआ क्षेत्र है। एक नया है लेकिन ये काफी एलिब्रेट हो रहा है, काफी बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ता हुआ रीजन है। एपिजेनेटिक कंट्रोल में जीन में चेंजेस इंक्लूड होते हैं, जीन में चेंजेस हो रहे हैं जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस नहीं करते हैं। यहां पर केवल जीन में चेंजेस हो रहा है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंजेस नहीं हो रहा है। और परमानेंट नहीं होता है, ये भी बात सही है। ये परमानेंट नहीं है कि परमानेंटली आप इसको रोक सकते हैं, नहीं, कुछ समय के लिए हम एडिट कर सकते हैं, जब हमको जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो हम इसको अगेन रिस्टार्ट करेंगे। इसके बजाय यह क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर को बदलते हैं ताकि जीन को चालू या बंद किया जा सके। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बदला जाएगा। मान लो क्रोमोसोम अगर हल्के से फ्री स्टेज में है या आप देखेंगे कि वो हल्का सा खुला हुआ है, तो उसको हम टाइटली हेल्ड कर लेंगे क्रोमोसोम्स को, बराबर। नेक्स्ट देखिए, नियंत्रण का यह स्तर यानी कंट्रोल का यह लेवल डीएनए का क्रोमोसोमल प्रोटीन के हेरिटेबल केमिकल मॉडिफिकेशंस के माध्यम से होता है। ठीक है, ये जो लेवल है ये डीएनए का क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है, डीएनए या क्रोमोसोमल प्रोटीन जो हमारी है वो हेरिटेबल केमिकल मॉडिफिकेशंस के माध्यम से होता है। एपिजेनेटिक कंट्रोल का एक मुख्य उदाहरण हिस्टोन प्रोटीन का मॉडिफिकेशन भी है। अब हिस्टोन प्रोटीन के मॉडिफिकेशन को समझेंगे तो एपिजेनेटिक कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलो हम इसी को ही उठाते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन में आप देखेंगे कि मॉडिफाइड हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन मॉडिफाइड हो रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं या हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, ये सब मैंने बताया हुआ है, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए जो उसको हेल्ड करके रखता है, चारों तरफ से घेर के रखता है, ये टोटल मिलकर के क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन में देखिए, हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन क्या होते हैं, ये क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं जो डीएनए को टाइटली वाइंड या टाइटली हेल्ड करते हैं ताकि यह डीएनए सेल के न्यूक्लियस में फिट हो जाए। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोन का फॉर्मेशन इसीलिए हुआ है हमारे सेल के अंदर। अब एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम अगर आप देखेंगे या जो डीएनए की हम बात करेंगे, ठीक है, वो इतना ज्यादा लंबा होता है, इतना ज्यादा लंबा होता है कि इस डीएनए को 1 से 1.5 मीटर के आसपास होता है। इस डीएनए को इस न्यूक्लियस के अंदर कैसे हेल्ड किया जाए, तो इतने बड़े डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता है, कंडेंस करता है, वाइंड करता है, बांधता है और बांध करके न्यूक्लियस के अंदर फिट रखता है। तो हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं जो डीएनए को टाइटली वाइंड करते हैं ताकि यह डीएनए सेल के न्यूक्लियस में फिट हो जाए। दूसरी बात, हिस्टोन डीएनए को न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स नामक स्ट्रक्चरल यूनिट में पैकेज एंड ऑर्डर करते हैं। जो डीएनए रीजन में
प्रोटीन के एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो हिस्टोन जो होते हैं वो डीएनए को न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स नामक स्ट्रक्चरल यूनिट्स में, न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स नामक, आपको पता है न्यूक्लियोसोम क्या है, पता होना चाहिए ना, ये ऑक्टामर होता है हिस्टोन का, और फिर यहां पर इस तरीके से डीएनए इसको सर्कल में इस तरीके से हेल्ड करता है, लाइक इस तरीके से। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल यहाँ पर आपको दिखेंगे। चलो मैं डायग्रामेटिक रंग दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, इसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ आप देख रहे हैं ये डीएनए है। ये डीएनए क्या है, चारों तरफ इस तरीके से सर्कल फॉर्म में ऐड है। इसी के आगे एक और होगा और होगा और होगा। अगर आप यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी व्यू देखेंगे तो उसमें कुछ क्रोमोसोम्स आपको इस तरीके का दिखाई देगा, या डीएनए न्यूक्लियोसोम मॉडल इस तरीके से दिखाई पड़ता है। आगे देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर डीएनए की या घुमावदार एक स्ट्रिंग्स पर छोटे मोतियों स्मॉल बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग की तरह दिखाई देती है। यह बीड्स हिस्टोन प्रोटीन स्ट्रिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, हिस्टोन या बीड्स जो है वो हिस्टोन प्रोटीन है, और स्ट्रिंग जो है वो एक तरीके का डीएनए है के साथ आगे बढ़कर, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। समझिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे इसको, तो न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए जो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए पाया जाता है वो एक घुमावदार स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, और एक स्ट्रिंग के रूप में है। स्ट्रिंग बोले तो डीएनए की स्ट्रिंग मतलब धागा। ठीक है, और ये धागा आप देखेंगे कि मोतियों के चारों तरफ, न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ पिरा हुआ है। जैसे मोती जो होते हैं एक धागे में पिरो करके रखे जाते हैं और मोती की माला बनती है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहां पर एक डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे। समझ में आया यहां तक? तो कुछ डायग्राम इस तरीके से यहां पर देखिए बना हुआ है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ना, ये सब मिलकर के एक बनाता है क्या, न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम। राइट, आगे देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी जीन को ट्रांसक्राइब किया जाना होता है, यानी किसी जीन को जब ट्रांसक्राइब करना होगा, तो डीएनए के उस रीजन के आसपास के न्यूक्लियोसोम उस स्पेसिफिक क्रोमोसोम रीजन को खोलने के लिए डीएनए को नीचे की ओर स्लाइड कर सकते हैं। जब मान लो किसी जीन को, सपोज दैट मान लो बॉडी के अंदर किसी स्पेसिफिक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो वो स्पेसिफिक प्रोटीन डेफिनेटली हमारा सेल बनाएगा। हमारा सेल में जब वो इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस तक पहुंचाई जाएगी, तो न्यूक्लियस में डीएनए को पता चलेगा अच्छा ये प्रोटीन चाहिए, तो उस प्रकार का जो जीन हमारे डीएनए में पिरा हुआ है, पाया जा रहा है, वो जीन एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे जीन एक्टिवेट होगा, वहां पर जो क्रोमोसोम्स होंगे या डीएनए जो होगा, आपको पता है डीएनए कुछ इस तरीके से डबल हेलिक्स मॉडल में रहता है। तो जहां पर मान लो यहां पर कोई जीन पाया जा रहा है और इस जीन से एक स्पेसिफिक प्रोटीन बननी है, तो ये वाला रीजन क्या करेगा, अनकॉइल्ड हो जाएगा, और ये अनकॉइल्ड होकर के कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहां से क्या होगा, एमआरएनए बन जाएगा। भाई ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कैसे होता है मैंने बताया है। ठीक है, अब बस उसी को समझना है कि कंट्रोल कैसे। भाई ट्रांसक्रिप्शन होता थोड़ी ना रहता है 24 घंटे, जब जरूरत है तब होगा, हर टाइम नहीं होता है। वही कह रहा है कि यदि किसी जीन को ट्रांसक्राइब किया जाना होता है, यदि कोई जीन ट्रांसक्राइब करना चाहता है या बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, तब डीएनए के उस रीजन में जहां पर वो जीन पाया जा रहा है, उस रीजन के आसपास के जो न्यूक्लियोसोम्स होंगे, वो स्पेसिफिक क्रोमोसोम रीजन को खोल देते हैं, उस रीजन को खोल देते हैं कि भैया आप हट जाओ, हम हटे जा रहे हैं, आप अपना एमआरएनए बना लो। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और अन्य जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की हम बात करते हैं, ठीक है, उन्हें अनुमति देते हैं कि आप आ जाओ भैया। ठीक है, अब आपको पता है कि डीएनए से एमआरएनए बनने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर्ड है, तो आरएनए पॉलीमरेज यहां पर भी है, आरएनए पॉलीमरेज वहां पर भी था प्रोकैरियोट्स में। यहां पर थोड़ा डिटेल्ड में है, कई प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है, पहली यूनिट में जाकर के पढ़ लेना, पहली यूनिट में या दूसरी यूनिट में मैंने पढ़ाया हुआ है। अनुमति देते हैं ताकि यह प्रमोटर से क्या होता है, तथा यह प्रमोटर रीजन से जुड़ सके और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर सके। ठीक है, अब इसी के उलट हम लोग समझते हैं। उलट कहने का मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना होगा तब क्या होगा। देखिए, यदि किसी जीन को टर्न ऑफ या साइलेंस रखा जाता है, मतलब आप बंद रहो, चुप रहो, आपको प्रोटीन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बनाओगे तो बहुत मारेंगे, तो ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए में अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं, और इस प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन में और डीएनए में अलग अलग मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, जो एक क्लोज क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन का सिग्नल देते हैं। क्लोज्ड क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन,
मतलब बंद प्रकार के क्रोमोसोम के कॉन्फ़िगरेशन का एक सिग्नल देंगे, एक संकेत देंगे। इस प्रकार के क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन में आरएनए पॉलीमरेज एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की डीएनए तक पहुंच नहीं हो पाती और ये वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, सीधी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टोन प्रोटीन कैसे चलते हैं? ये हिस्टोन प्रोटीन पर पाए जाने वाले संकेतों पर निर्भर करता है। हिस्टोन प्रोटीन किस तरीके से रेगुलेट करेगा, किस तरीके से चलेगा, ये तभी पॉसिबल है जब हिस्टोन प्रोटीन पर पाए जाने वाले जो इंफॉर्मेशन है, पाई जाने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो उस प्रकार की हो। ये संकेत क्या होते हैं? टैग होते हैं। इन्हें हम टैग बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, ठीक है। और ये टैग क्या हो सकते हैं? जैसे फास्फेटेज, फास्फेट मॉलिक्यूल, इट इज अ टैग, ठीक है। ये टैग है, हिस्टोन प्रोटीन को खोलेगा कि नहीं खोलेगा। मिथाइल ग्रुप एक टैग है। एसिटिल ग्रुप, ये सब क्या है? टैग हैं। ये टैग क्या करते हैं? ये टैग क्रोमोसोम रीजन को ओपन या क्लोज करते हैं, ठीक है। यह टैग परमानेंट नहीं होते, लेकिन आवश्यकता अनुसार जोड़े या हटाए जा सकते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल है, इसे समझिए। अगर मान लो कि जब हमको हमारे बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी तो ये टैग वहां पर नहीं होंगे, हट जाएंगे। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो ये टैग पाए जाएंगे और ये टैग क्या करेंगे? टाइटली हेल्ड करेंगे। किसको? हिस्टोन प्रोटीन को। बोलेंगे कि नहीं, आपको खुलना नहीं है, आप खुलेंगे तो ट्रांसलेशन होगा, इसको नहीं करना है। तो देखिए यहां पर पहले ग्रुप में, पहले रीजन में, पहले डायग्राम में आप देखेंगे कि मिथाइलेशन ऑफ डीएनए या एसिटिलेशन ऑफ डीएनए, आप कोई भी यहां पर ले सकते हैं टैग को। मिथाइलेशन इंपॉर्टेंट है, अधिकतर यही पाया जाता है। तो मिथाइलेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन कॉजेज न्यूक्लियोसोम्स टू पैक टाइटली टुगेदर, ठीक है। और जब मिथाइलेशन ऑफ डीएनए, मिथाइलेशन जब पाया जाएगा कहां पर? कहां पर? हिस्टोन प्रोटीन पर। ये देखो, ये मिथाइलेशन, ये मिथाइल ग्रुप पाया जा रहा है। ये क्या है? मिथाइल पाया जा रहा है और ये स्पेसिफिक एक जीन है, मान लो ये जीन है और ये हिस्टोन्स है ना, हिस्टोन प्रोटीन है। ये मिथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या होते हैं? पाए जाते हैं, ठीक है। जब ये पाए जाएंगे तब क्या होगा? हिस्टोन कॉजेज न्यूक्लियोसोम्स, जो हिस्टोन है वो न्यूक्लियोसोम्स को क्या करती है? टाइटली हेल्ड करती है, टाइटली पैक करती है, ठीक है, कस के बांध के रखती हैं एक दूसरे को, ठीक है। एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैन नॉट बाइंड द डीएनए। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, लाइक आरएनए पॉलीमरेज है ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये जाकर के यहां पर नहीं बैठ पाएंगे। और जब नहीं बैठेंगे तो क्या होगा? एंड जीन्स आर नॉट एक्सप्रेस, और जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा कि भाई मुझे अब बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तभी ना मैं मेरा काम होगा, बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं तो नहीं होगा। मिथाइलेशन बंद करके रखता, नहीं तुमको नहीं करना है। और इसी के उलट क्या होगा? अगर मान लो बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो मिथाइलेशन ग्रुप हट जाएगा, और मिथाइलेशन ग्रुप जब रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा? ये न्यूक्लियोसोम्स या हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ये हिस्टोन्स जो आपस में टाइटली हेल्ड थे ये थोड़े से सेपरेट हो जाएंगे। और जो एक स्पेसिफिक जीन, लाइक दैट, मान लो ये एक जीन है, एक स्पेसिफिक जीन थोड़ा अलग हो जाएगा और यहीं से क्या होगा? एमआरएनए स्ट्रैंड बन जाएगा। लाइक लिखा हुआ है, हिस्टोन्स एसिटाइलेशंस result in loosest packaging of nucleosomes. Transcription factor can bind the DNA and genes are expressed. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जा पाएगा और जीन एक्सप्रेस हो पाएंगे। समझ में आया? तो यहां तक बच्चों ये ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट किस तरीके से किया, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स कैसे होता है, ये 5 प्रकार के स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप हम लोगों ने आज देख लिया, एपिजेनेटिक कंट्रोल। नेक्स्ट स्टेप को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आगे की जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है, वो सभी की सभी आपको हमारे एप्लीकेशन सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर मिलेंगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आप आसानी से जाकर के क्लिक करके गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, लोड कर लो और अपने पैकेज को ले लो। और पैकेज लेने के बाद में आप अपनी नॉलेज को बिल्ड करें, आप अपनी अच्छी सी तैयारी करें और एग्जाम में फोड़ के आए, ठीक है। तो टोटल लेक्चर्स आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।